यह चंद्रगुप्त के लिए एक नई प्रेरणा, एक नई उमंग लेकर उदय हुआ था। आज से चंद्रगुप्त का एक नया जीवन प्रारंभ होने जा रहा था। चंद्रगुप्त का चेहरा खिला हुआ था। उसके चेहरे पर एक अलग सा उत्साह था। प्रणाम आचार्य। अपने गुरु के चरणों में नतमस्तक होते हुए चंद्रगुप्त ने प्रणाम किया। चाणक्य ने उसको आशीर्वाद दिया और बोले, आज तुम्हारी शिक्षा का पहला दिन है चंद्रगुप्त। मैं आशा करता हूं कि तुम हर परिस्थिति, हर आपदा से जूझने के लिए तैयार हो चुके हो। चाणक्य का प्रश्न सुन चंद्रगुप्त बोला, जी आचार्य, आप आदेश दीजिए कि मुझे क्या करना होगा। तो मेरे साथ। प्रश्न सूचक निगाहों के साथ अपने गुरु का आदेश मान चंद्रगुप्त चाणक्य के पीछे पीछे चल पड़ा। कुछ देर बाद चंद्रगुप्त ने देखा कि उसके सामने ऊंची ऊंची जंगली घास मंद हवा में लहरा रही थी। वो आश्चर्य में था और इससे पहले कि कुछ पूछता, चाणक्य ने उसके हाथ में हंसिया देते हुए कहा, ये लो चंद्रगुप्त, और इस घास को काटने का काम शुरू कर दो। पर आचार्य, अचंभे में पड़ा हुआ चंद्रगुप्त अपनी बात पूरी कर ही रहा था कि तभी चाणक्य ने उसकी बात को काटते हुए कहा, प्रश्न पूछने में अपना समय व्यर्थ कर रहे हो तुम चंद्रगुप्त। असमंजस में घिरे चंद्रगुप्त ने हंसिया ली और घास काटने लगा। आचार्य चाणक्य अपने हाथों को अपने पीछे बांधे चंद्रगुप्त को देखने लगे। एक दो घास के गुच्छों को उखाड़ फेंकने के बाद चंद्रगुप्त ने आचार्य की तरफ देखा। उसका चेहरा देखते ही चाणक्य उसके मन में उठ रहे सवालों को पहले ही भांप गए और बोले, मन को एकाग्र कर काम करने से सफलता शीघ्र मिलती है। ऐसा कहे चाणक्य फौरन वहां से निकल गए। चंद्रगुप्त एकाग्रता से घास की कटाई करने लगा। सूरज सर के ऊपर आ चुका था। पसीने से लथपथ चंद्रगुप्त थक कर बैठ गया। भूख और प्यास से उसकी हालत खराब होने लगी थी। तभी उसे दूर से आती हुई एक लड़की दिखी, जिसके हाथ में कपड़े की एक पोटली थी। साधारण सी पोशाक पहने लगभग 15-16 साल की वो लड़की रूप की धनी थी। उसकी चाल में चंचलता और मुख पर भोलापन था। उसे देख चंद्रगुप्त को लगा कि वो कोई राहगीर होगी, लेकिन अब उस लड़की के कदम चंद्रगुप्त की तरफ ही बढ़ने लगे। कुछ ही देर में वो लड़की चंद्रगुप्त के सामने थी। उसने हाथ में पकड़ी पोटली को चंद्रगुप्त के सामने रखा और बोली, ये लो खाना। आचार्य सूरजमल ने बोला था कि दोपहर का खाना तुम तक पहुंचा दूं। चंद्रगुप्त ने उसकी तरफ उत्सुकतावश देखते हुए पूछा, नाम क्या है तुम्हारा? मैंने तुम्हें आश्रम में तो कभी नहीं देखा। लड़की ने बड़े सहज अंदाज में कहा, सुकन्या। मेरा नाम सुकन्या है। मैंने भी तुम्हें आश्रम में कभी नहीं देखा। उसकी बात सुन चंद्रगुप्त बोला, मुझे आए अभी कुछ ही दिन हुए हैं और मैं यहां रहकर तक्षशिला में प्रवेश के लिए तैयारी कर रहा हूं। सुकन्या ने कुछ सोचते हुए पूछा, तैयारी? तुम्हें देखकर तो ऐसा लग रहा है जैसे तुम्हें कोई सजा मिली है। चंद्रगुप्त ने थोड़ा शर्मिंदगी से घास और फिर हाथ में पकड़ी हंसिया की तरफ देखते हुए कहा, नहीं नहीं, ये मेरे अभ्यास का ही हिस्सा है। चंद्रगुप्त की हिचकिचाहट देख सुकन्या असमंजस की स्थिति में थी कि भला घास काटना कौन सा अभ्यास होता है। लेकिन इससे पहले कि वो कुछ और पूछती, चंद्रगुप्त ने बात पलटते हुए सवाल किया, तुम्हारा गांव कहां है? सुकन्या ने बिना कुछ कहे बस एक तरफ इशारा कर दिया। चंद्रगुप्त ने नजर दौड़ाई तो दूर पहाड़ों की गोद में कुछ घर दिखाई दिए। इससे पहले कि चंद्रगुप्त कुछ और पूछता, वो लड़की बोली, अच्छा मैं चलती हूं, मुझे देर हो रही है। ऐसा कह वो चली गई। चंद्रगुप्त वहीं बैठे उसे जाते हुए देख रहा था, लेकिन भूख से पेट में कूद रहे चूहों ने चंद्रगुप्त का ध्यान खाने की तरफ खींचा। उसने तुरंत ही वो कपड़े की पोटली खोली और खाना खाने लगा। रोटियों के साथ आई खीर का स्वाद चख के तो जैसे चंद्रगुप्त की सारी थकान ही गायब हो गई। वो भोजन खत्म कर फिर से एक नई ऊर्जा के साथ अपने काम में लग गया। लेकिन काम करते करते एक सवाल उसके मन को बार बार व्याकुल किए जा रहा था, क्यों? आखिर इस घास कटाई के जरिए आचार्य क्या सिखाना चाह रहे हैं? पर उत्तर तो चाणक्य ही दे सकते थे, लेकिन वो वहां थे नहीं। घास काटते काटते शाम हो चली और चंद्रगुप्त थक के चूर हो चुका था और साथ ही हताश भी। उसे अब यह सोच के गुस्सा आने लगा था कि तक्षशिला में प्रवेश के लिए यह घास काटना कैसे मददगार बनेगा। तभी उसे अपनी तरफ आते हुए कुछ घोड़ों की टाप सुनाई दी। उत्सुकतावश उसने आवाज की तरफ नजर दौड़ाई तो सामने तक्षशिला के कुछ छात्र घोड़े पर सवार उसी तरफ बढ़ रहे थे। वो छात्र एक युद्ध कला की प्रतियोगिता में हिस्सा लेकर वापस विश्वविद्यालय की तरफ लौट रहे थे। ये वही राजकुमार थे जिनसे चंद्रगुप्त ने पहले दिन ही लड़ाई मोल ली थी। उनको अपनी तरफ आता देख चंद्रगुप्त खुद में शर्मिंदगी महसूस करने लगा। उसने इधर उधर देखा कि कहीं किसी आड़ में वो छिप सके, लेकिन वहां आसपास ना कोई पेड़ था ना कोई पत्थर। रास्ते के दोनों तरफ बस घास ही घास थी। कोई चारा ना देख चंद्रगुप्त अपना मुंह छिपा घास काटने में लग गया। उन छात्रों ने चंद्रगुप्त को पहचान लिया और वहीं
अपना घोड़ा रोक दिया। उनमें से एक राजकुमार जिसका नाम वीरसेन था, चंद्रगुप्त को देखकर बोला, अरे ये तो शूरवीर चंद्रगुप्त है, जिनको पीछे से वार करना कायरता लगता है, लेकिन घास काटना इनको बड़ा बहादुरी का काम लग रहा है। ये सुन बाकी के सब छात्र जोर जोर से हंसने लगे। चंद्रगुप्त ये सुनकर शर्मिंदा भी हुआ और साथ में उसके गुस्से का पारा भी बढ़ने लगा। तभी दूसरे राजकुमार ने तंज कसते हुए कहा, तक्षशिला में शिक्षा ग्रहण करने आया था ये। अगर ऐसे भिखारियों को तक्षशिला में प्रवेश मिलने लगा तो वहां की गरिमा तो मिट्टी में मिल जाएगी। इन जैसों को घास काटना ही शोभा देता है। ये सुन चंद्रगुप्त का पारा जैसे आसमान छू गया। उसने गुस्से में उन छात्रों की तरफ देखा जो घोड़े पर बैठे जोर जोर से हंस रहे थे। चंद्रगुप्त का हाथ हंसिया पर जैसे अपनी पकड़ मजबूत करने लगा। वीरसेन ने चंद्रगुप्त की गुस्से से भरी नजरों पर ध्यान देते हुए कहा, अपने गुस्से को घास काटने पर इस्तेमाल कर, वही तेरा यह गुस्सा बर्दाश्त करेगी, हम नहीं। चंद्रगुप्त गुस्से में अपनी जगह से उठ खड़ा हुआ। हंसिया पे उसकी पकड़ और मजबूत हो गई। चंद्रगुप्त हाथ में हथियार और आंखों में उबलता क्रोध लिए उनकी तरफ बढ़ा ही था कि तभी उसके कदम अचानक रुक गए, जैसे कि उसे कुछ याद आ गया। वो एक बार फिर अपने गुरु की आज्ञा का उल्लंघन नहीं करना चाहता था। वो तुरंत मुड़ा और चुपचाप घास काटने में लग गया। ये देख वो राजकुमार छात्र भी हैरान रह गए। लगता है शूरवीर की वीरता सिर्फ घास काटने में ही है, वीरसेन ने मजाक उड़ाते हुए कहा। चंद्रगुप्त की तरफ से कोई प्रत्युत्तर न पाकर वो छात्र हंसते हुए वहां से निकल गए। चंद्रगुप्त जैसे मन मसोस के रह गया, लेकिन उसे पता था कि अगर उसने एक बार और आचार्य चाणक्य को अपने व्यवहार से गुस्सा दिलाया तो उसका परिणाम अच्छा नहीं होगा। समय हल्का सा आगे बढ़ा। चंद्रगुप्त अब इस कटाई के काम से ऊब चुका था। उसके थके हुए शरीर से ज्यादा उसके मन में चल रहे सवालों ने उसके हाथों को रोक दिया। वो चिढ़ते हुए एक जगह बैठ गया। उसने एक बार उस हंसिया की ओर देखा, फिर अपनी आंखों में घृणा के भाव लाते हुए उसे पटक दिया। उदास मन के साथ घृणा भरी आवाज में वो अपने आप से बोला, कहां तो आज सुबह मैं अस्त्र शस्त्र सीखने के लिए लालायित था, और कहां यह आचार्य ने घास कटाई के काम में लगा दिया। ऊपर से यह हंसिया, इसे पकड़ पकड़ कर हाथ दुखाए। सबसे ज्यादा तकलीफ तो इसी ने दी है। गुस्से में चंद्रगुप्त ने उस हंसिया को लात मारकर अपने से दूर फेंक दिया, मानो आज के बाद वो उसकी शक्ल भी नहीं देखना चाहता हो। चंद्रगुप्त आधे से ज्यादा काम खत्म कर चुका था। सांझ होते ही पशु पक्षी अपने अपने घोंसलों में लौटने लगे थे। मौसम में ठंडक आने लगी थी। चंद्रगुप्त आंखें मूंद कुछ पल के लिए आराम करने लगा और उसे पता ही नहीं चला कि कब उसकी आंख लग गई। अपने कार्य को अधूरा छोड़ने वाले लोग कभी सफलता नहीं पा सकते चंद्रगुप्त। आचार्य के शब्द किसी तीर की तरह चंद्रगुप्त के हृदय में घुसे। चंद्रगुप्त नींद में ही हाथ जोड़ हड़बड़ाते हुए कहने लगा, क्षमा क्षमा आचार्य, क्षमा। अचानक उसकी नींद टूटी और आंखें खुलते ही वो चौंक गया। वो घास के मैदान में नहीं बल्कि एक पेड़ से लटके जाल में कैद था। चांद की छीनी छीनी रोशनी पत्तियों से छनकर जमीन पर छिटकी हुई थी। अपने आप को जाल में लिपटा देख चंद्रगुप्त ऐसे तड़पने लगा जैसे बिन पानी मछली। जाल को काटने का ख्याल आते ही चंद्रगुप्त ने तुरंत अपने कमरबंद में हाथ लगाया, लेकिन उसकी कतार उसके पास नहीं थी। ना ही उसके पास वो हंसिया था जिसे उसने गुस्से में आकर फेंक दिया था। अब उसे आभास हुआ कि उसने उस हंसिया को फेंककर कितनी बड़ी गलती कर दी। वो वहां से निकलने की कोशिशों में उलझा ही था कि तभी उसे किसी के गुर्राने की आवाज आई। चंद्रगुप्त ने नीचे देखा तो एक खूंखार भेड़िया ठीक जाल के नीचे था। वो भेड़िया जमीन में कुछ ऐसे सूंघने लगा जैसे कि वहां किसी ने उसके निमंत्रण के लिए मांस रखा हो। चंद्रगुप्त की डर से सांस अटक गई। वो जाल में फंसा फड़फड़ाने लगा, जिसकी आहट सुनकर अब भेड़िए की नजर अपने ऊपर जाल में लटक रहे चंद्रगुप्त पर गई। अगले ही पल वो भेड़िया चंद्रगुप्त को अपना शिकार बनाने की कोशिश में छलांग लगाने लगा। इससे पहले कि वो जाल में फंसे चंद्रगुप्त के पैर पर अपने दांत कड़ाता, चंद्रगुप्त ने जाल के अंदर अपने पैर ऊपर खींच लिया और वो भेड़िया बस रस्सी पर ही दांत कड़ा कर रह गया। चंद्रगुप्त की डर से हालत खराब हो रही थी। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि वो कैसे इस मुसीबत से बाहर निकले। वो असमंजस में था कि आखिर वो यहां इस जाल में कैसे आ पहुंचा। उसे समझ नहीं आ रहा था कि क्या ये आचार्य चाणक्य की कोई नई परीक्षा है या फिर वो सच में एक बड़ी मुसीबत में है। चंद्रगुप्त खुद को उस खूंखार भेड़िए से बचाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन भेड़िया भी छलांग मार जैसे अपने शिकार को हासिल करने की पूरी कोशिश में लगा था। कुछ देर बाद चंद्रगुप्त ने अपने आप को थोड़ा शांत कर ध्यान दिया तो उसे समझ आया कि यह भेड़िया ही उसको इस जाल से मुक्त कर सकता है। अपने शिकार को पाने की कोशिश में उस भेड़िए के नुकीले दांत हर बार बस रस्सी पर ही उलझ के रह जाते। चंद्रगुप्त अब बड़ी चालाकी से जाल के निचले सिरे पर अपना पांव रखने लगा और जैसे ही वो भेड़िया उसे काटने के लिए उछलता, चंद्रगुप्त अपने पांव ऊपर कर लेता
और भेड़िए के दांत बस रस्सी को ही काट के रह जाते। कुछ ही देर में चंद्रगुप्त की चालाकी काम आई और जल्दी ही जाल की रस्सी का एक सिरा कट चुका था। चंद्रगुप्त ने तुरंत ही बुनी हुई रस्सी को सुलझाते हुए जाल को खोलना शुरू कर दिया। कुछ ही पलों में चंद्रगुप्त जाल से बाहर था और टहनी से बंधी रस्सी को पकड़ के पेड़ पे चढ़ने लगा। नीचे भेड़िया अपने शिकार को खुद से दूर जाता देख बेचैन हो रहा था, जैसे उसके मुंह से किसी ने निवाला छीन लिया हो। चंद्रगुप्त बड़ी फुर्ती से पेड़ की टहनी पे जा पहुंचा और भेड़िए के जाने का इंतजार करने लगा। अगले पल भेड़िए पर एक छोर से तीर का निशाना लगा और वो अपने ऊपर आए खतरे को भांपते हुए वहां से भाग खड़ा हुआ। चंद्रगुप्त हैरान था कि आखिर इतनी रात में इस जंगल में भला धनुष लिए कौन था। उसने तीर चलाकर ना तो चंद्रगुप्त पर वार किया और ना ही उस भेड़िए पर। क्या उसका निशाना चूक गया था? यह सोचते हुए चंद्रगुप्त अब सतर्कता से नीचे उतरा और पेड़ों की ओट लेते हुए तीर चलाने वाले की दिशा की ओर बढ़ा। अचानक पत्तियों की सरसराहट ने उसे और चौकन्ना कर दिया, लेकिन तभी उसके सामने अपने सिर से पत्तियों को हटाते हुए सूरजमल आ गया, जो हाथ में धनुष पकड़े हुए था। उसे देख चंद्रगुप्त की जान में जान आई और उसने उत्सुकता से सवाल करते हुए पूछा, आप इतनी रात में यहां और मुझे उस जाल में क्यों डाला? यह कौन सी परीक्षा है? सवालों की इस झड़ी को सुन सूरजमल मुस्कुराया और बोला, मैं तुम्हारी सुरक्षा के लिए ही यहां छिपा था। मुझे खुशी है कि तुम अपनी सूझबूझ से इस जाल से निकलने में सफल हुए, लेकिन अगर वो भेड़िया तुम पर हावी होता तो उसे भेदने के लिए मेरा तीर तैयार था। और रही बात इस परीक्षा की, तो इन सवालों के जवाब तो तुम्हें आचार्य ही देंगे। दोनों जंगल के उस अंधेरे को पार करते हुए आश्रम की तरफ चल दिए, जहां चाणक्य उनकी प्रतीक्षा कर रहे थे। आचार्य के हाथ में हंसियां देखते ही चंद्रगुप्त को समझ आ गया कि आचार्य के इस व्यू के पीछे उनकी क्या मंशा थी। उसने चाणक्य के पांव छुए और ग्लानि भरे स्वर में कहा, वस्तु की सही कीमत का अंदाजा उसके अभाव में ही होता है। अगर उस समय मेरे पास वो हंसियां होती तो मैं बड़ी आसानी से उस जाल से बाहर आ सकता था और उस भेड़िए का भी सामना कर सकता था। चंद्रगुप्त को आशीर्वाद देते हुए चाणक्य बोले, बहुत अच्छे चंद्रगुप्त, ध्यान रहे, मेरे लिए मौखिक शिक्षा से कहीं बढ़कर है प्रायोगिक शिक्षा। इंसान जब अपने अनुभवों से सीखता है तो वो सीख जीवन भर उसका साथ देती है। यह सुन चंद्रगुप्त के चेहरे पर एक संतोषजनक मुस्कान थी, लेकिन खास वाली बात सोचकर उसने थोड़ा असमंजस भरे स्वर में पूछा, लेकिन आचार्य, आपने मुझे घास काटने को क्यों कहा? उसमें कौन सी सीख छिपी है? धैर्य। चाणक्य के इस शब्द ने मानो चंद्रगुप्त के मन के सभी प्रश्नों का उत्तर दे दिया। चंद्रगुप्त की प्रगति देख चाणक्य के मुख पर संतुष्टि के भाव थे। चंद्रगुप्त से मिल चाणक्य तक्षशिला की ओर चल दिए। वहां पहुंचते ही उनका सामना आचार्य गजानन से हुआ, जो अपने छात्रों को दबे स्वर में कुछ बता रहे थे। चाणक्य को अपनी तरफ आता देख उन्होंने तुरंत ही अपनी बात पलट दी। गजानन को घेरे वही राजकुमार छात्र थे जिनसे चंद्रगुप्त की अनबन हुई थी। चाणक्य के पास आते ही सभी छात्रों ने उन्हें प्रणाम किया और गजानन का इशारा मिलते ही वहां से चले गए। गजानन के चेहरे के भाव पढ़ते हुए चाणक्य बोले, छिपाया उनसे जाता है आचार्य जो मन की बातें न भांप पाए। यह सुन आचार्य गजानन के चेहरे के भाव बदल गए, मानो उनकी कोई बड़ी गलती पकड़ी गई हो। चाणक्य ने दूर जाते हुए छात्रों की ओर नजर दौड़ाते हुए कहा, अब इन्हें चंद्रगुप्त को तोड़ने के कौन से नए षड्यंत्र का पाठ दे रहे हैं आप? चाणक्य का यह वाक्य गजानन के सीने में किसी तीर की तरह चुभ गया। वो तुरंत दिल मिलाते हुए बोले, षड्यंत्र तो आप रच रहे हैं, एक बाहरी अयोग्य असभ्य लड़के को तक्षशिला में प्रवेश दिलाने का। लेकिन यह मत भूलना कि जब तक मैं यहां हूं इस विश्वविद्यालय की गरिमा पर आंच नहीं आने दूंगा। गजानन की बात सुन चाणक्य ने कटाक्ष करते हुए कहा, छात्रों का अपने स्वार्थ के लिए उपयोग करना, तक्षशिला की गरिमा का बड़े अच्छे से ध्यान रख रहे हैं आप। यह सुन गजानन का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। चाणक्य ने अपनी बात जारी रखते हुए कहा, एक शिक्षक का प्रमुख कार्य होता है अपने छात्रों को सही दिशा दिखाना, जिस पे चलकर वो अपने भविष्य की एक मजबूत नींव रख सके। लेकिन आप तो इनकी नींव ही कमजोर करने पर तुले हुए हैं आचार्य चाणक्य। गजानन ने करचते हुए कहा, हमें शिक्षा का पाठ ना ही पढ़ाएं तो उचित होगा। आपकी खुदी हुई शिखा आपके ज्ञान और सम्मान का उचित प्रमाण दे रही है सबको। यह कह गजानन ने उनके घाव को कुरेद दिया था। शिखा का नाम सुन चाणक्य को मानो धनानंद से हुए अपने अपमान का दृश्य याद आ गया। वो कुछ बोलने को हुए कि तभी पीछे से आचार्य मेघनाद की आवाज गूंजी, ज्ञान और सम्मान का ही नहीं, अभिमान का भी आचार्य गजानन।
चाणक्य अपने भावों को काबू करते हुए पीछे मुड़े तो सामने आचार्य मेघनाथ थे, जो कुछ दिनों की यात्रा के बाद आज तक्षशिला लौटे थे। चाणक्य को सही सलामत अपने सामने देख उन्हें मानो ठेस सी लग गई। उन्होंने ताना कसते हुए चाणक्य के समीप आकर कहा, मृत्यु से ज्यादा बुरा है अभिमान का टूटना, और उस चोट की पीड़ा आपके मुख पे स्पष्ट झलक रही है आचार्य चाणक्य। लेकिन आप चिंता ना करें, अपमान का घूंट हर इंसान को उसकी सही कीमत का आभास करा ही देता है। उम्मीद है आपको भी। यह सुन चाणक्य ने उनकी बात काटी और पलटवार करते हुए कहा, अपमान का घूंट इंसान के अंदर कुछ कर दिखाने की ज्वाला भी पैदा करता है आचार्य मेघनाथ, और मेरा अंतर्मन अभी उसी ज्वाला में दहक रहा है। वैसे मेरे मगध जाने से पहले आपने अंतिम भोजन का प्रस्ताव रखा था। मुझे आपकी पीड़ा समझ आ रही है। आपकी इच्छा तो पूरी नहीं हुई, लेकिन अब आप चाहें तो हम भोजन साथ में कर सकते हैं। चाणक्य का यह कटाक्ष सुन मेघनाथ और गजानन की बोलती बंद हो गई। चाणक्य ने उन दोनों को नमन किया और वहां से आगे बढ़ गए। आचार्य मेघनाथ के आ जाने से चाणक्य की मुश्किलें और बढ़ गई थी, क्योंकि अब सिर्फ गजानन ही नहीं बल्कि मेघनाथ भी चंद्रगुप्त को परीक्षा में विफल करने के प्रयास में जुटने वाले थे, और चाणक्य को इसका आभास अच्छे से था। चाणक्य की इस दोहरी चिंता से अनजान शाम में चंद्रगुप्त आश्रम में सूरजमल से तलवारबाजी की शिक्षा ले रहा था। कभी सूरजमल चंद्रगुप्त पर हावी रहता तो कभी वो सूरजमल पर। तभी सूरजमल की नजरें आसमान में उठते धुएं की तरफ पड़ी। धुआं इतना भयानक था जिससे साफ पता चल रहा था कि कहीं बहुत भीषण आग लगी है। धुएं को देख सूरजमल ने हैरानी भरे स्वर में कहा, लगता है पास के गांव में आग लगी है। चंद्रगुप्त की नजर जब धुएं की तरफ गई तो वो बोला, अरे ये धुआं तो सुकन्या के गांव की तरफ से उठ रहा है। आचार्य सूरजमल, हमें उनकी मदद करने के लिए जाना चाहिए। चंद्रगुप्त के ये शब्द सुन सूरजमल ने हामी भरी और अगले पल वो गांव की तरफ भाग निकला, मानो उसका कोई अपना गहरे संकट में हो, और उसके पीछे पीछे सूरजमल भी भागा। कुछ ही समय में दोनों एक छोटे से गांव के सामने थे, जिसके कुछ घर धूं धूं कर चल रहे थे। पूरे गांव में अफरा तफरी मची थी। लोग पास के तालाब से पानी ला लाकर घरों पे डाल रहे थे, लेकिन आग थी कि जैसे बुझने का नाम ही नहीं ले रही थी। लोगों की चीखें, चिल्लाने, रोने की आवाजें पूरे गांव में गूंज रही थी। गांव और वहां के लोगों की हालत देख चंद्रगुप्त और सूरजमल दोनों एक पल के लिए सहम गए। अब वो तुरंत उनकी मदद के लिए गांव के अंदर की तरफ भागे। गांव के किनारे ही सुकन्या का घर था, जिससे उठ रही आग की लपटें मानो पूरे घर को खाक करने पर तुली थी। घर के बाहर बस सुकन्या और उसे पकड़े एक आदमी ही था। बाकी के गांव वाले अपने अपने घरों को बचाने का प्रयास करते हुए दिखाई दे रहे थे। सुकन्या दहकते हुए घर में अंदर जाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन वो आदमी उसे अंदर जाने से रोक रहा था। और रोकता भी क्यों ना, उस घर के अंदर जाना मानो मृत्यु को निमंत्रण देना था। सुकन्या जोर जोर से चीख रही थी, रो रही थी। हड़बड़ाते हुए चंद्रगुप्त ने सूरजमल से कहा, लगता है सुकन्या का परिवार अंदर फंसा हुआ है, हमें इनकी मदद करनी होगी। ऐसा कह चंद्रगुप्त बिजली की फुर्ती से घर के मुख्य दरवाजे के बाहर जा पहुंचा। आग की लपटें इतनी ज्यादा थी कि अंदर घुस पाना बहुत कठिन था। सुकन्या की ही उम्र के एक लड़के को अंदर जाने का प्रयास करते देख वो आदमी चौंक गया। सुकन्या को संभालते हुए उसने चंद्रगुप्त को भी रुकने को कहा। तभी पीछे से सूरजमल ने आवाज लगाई, हमें पहले दरवाजे पे ढेर सारा पानी डालना होगा, तभी अंदर जा पाएंगे। चंद्रगुप्त को यह बात सही लगी और दोनों तेजी से तालाब की तरफ दौड़े। रास्ते में एक जगह से पानी का बर्तन उठा, दोनों तालाब के पास जा पहुंचे। तालाब से पानी ले जाने वालों की होड़ मची हुई थी। लोग जल्दी जल्दी में पानी ले जाकर अपने घरों पे उड़ेल रहे थे ताकि आग बुझ सके। चंद्रगुप्त हड़बड़ाहट में तालाब से पानी भरने को आगे बढ़ा ही था कि तभी उसको किसी का धक्का लगा और वो सीधा तालाब में जा गिरा। ये देख सूरजमल और ज्यादा घबरा गया। पानी के अंदर पहुंच जैसे चंद्रगुप्त की सांस अटक गई। वो घबराहट में अपने हाथ पांव मारने लगा। उस अंधेरी रात में सूरजमल को बस हाथ पैर मारता चंद्रगुप्त दिख रहा था। वो जोर से चिल्लाया, चंद्रगुप्त